जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग हिंदी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं और बिल्कुल सभी को उत्तर के साथ देखेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो आपकी हिंदी की अंतिम तैयारी होने वाली है और आपको जल्द ही बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आप लोग को गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, संस्कृत श्लोक के बारे में आपको उनका अनुवाद हिंदी में कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और देखिए यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, काफी ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि भैया पद्यांश का हम जो है मतलब जो व्याख्या होती है रेखांकन की, वह व्याख्या नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको व्याख्या कैसे करनी है, कौन से वह तरीके होते हैं जिनसे आप लोग व्याख्या को कर सकते हैं। देखिए काफी सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। तो यहां पर मैं आपको जितने भी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश है पद्यांश है सभी को बताऊंगा और इसके अलावा श्लोक हो गए, संस्कृत के सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यार उससे पहले वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है सारी चीज जो है तैयार करने पर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। यहां पर आपको पहले ऑब्जेक्टिव को देखना है, क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए आएंगे और 10 नंबर आपको शुरुआत में बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक भी नंबर इसमें कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल 10 में 10 आपको लाना है, ठीक है। और कई सारे वीडियो में आपको दे चुका हूं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और अगर आप सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए आपका 10 नंबर नहीं कटेगा, ये विश्वास आप मानिए। तो चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है? यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत है फर्स्ट आपका, इसके बाद सेकंड आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, नेक्स्ट आपका मैथिली शरणगुप्त और चौथा यहाँ पर हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पर देखिए जो चुभते चौपदे है यह किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की कृति है। तो अर्थात इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे हरिऔध, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था। यानी कि जो सुमित्रानंदन पंत जो कि प्रकृति के क्या है सुकुमार कवि माने जाते हैं, तो इनकी जो कृति है क्या चिदंबरा, इस कृति पर दोस्तों इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनके भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या भारत भारतीय पुरस्कार या नेक्स्ट आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद चौथा है स्वर्णमाल पुरस्कार। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जी को जो ये चिदंबरा कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार देखिए पुरस्कारों से संबंधित काफी ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। इसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। यानी जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह इनमें से किस जो है मतलब लेखक को या कवि को नहीं मिला है, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है महादेव वर्मा, नेक्स्ट आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद सुमित्रानंदन पंत, पंत जी को तो अभी मिला आपने देखा ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर चौथा क्या है अज्ञे। तो यहाँ पर देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला वह आपके कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यानी आपका इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा वह राइट होगा निराला, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिखा लेकिन क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप सभी जानते हैं। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अज्ञेय जी की रचना, ठीक है मतलब इनमें से अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? तो आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन देखिए कुरुक्षेत्र हो गया, तो ये तो आपका देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की है ना, कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया, रश्मिरथी हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के। तो इसमें हरी घास पर क्षण भर ये क्या है? अज्ञेय जी की रचना है, यानी कि इनकी कृति हो जाएगी हरी घास पर क्षण भर। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता इसमें से क्या है? उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार, वर्णन, है ना। तो इसमें जो छायावाद देखिए छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले 4 कवियों के नाम अगर आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, ये सभी क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, मतलब एक प्रकार से आधार स्तंभ इन्हें बोला जाता है। तो देखिए छायावाद की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है, मेन पॉइंट तो ये है। तो इसमें आपका सौंदर्य और प्रेम जो है ये क्या छायावाद की विशेषता है, तो इसलिए यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्या है? सौंदर्य और प्रेम जो है ये छायावाद की विशेषता है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी काव्य धारा के कवि हैं। तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है रस खान, नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहीम, इसके बाद है नानक और यहाँ पर चौथा है जायसी, है ना। तो देखिए जो सूफी काव्य धारा के कवि इनमें से कौन है? तो ये आपके हैं यहाँ पर जो है जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो 4 यानी कि चौथा जो ऑप्शन होगा आपका राइट हो जाएगा जायसी। तो इसमें आपको इस पर टिक कर देना इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन
करा कि हरिऔध की कृति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिऔध आप बोलते हैं, इनकी कृति कौन सी नहीं है? चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास या वैदेही वनवास, या आपका चौथा क्या है? चित्राधार। तो इसमें आपका चित्राधार जो है ये क्या है? हरिऔध जी की कृति नहीं है, यानी कि आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से सॉल्व कर देना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, कई सारे वीडियो आपको दे चुका हूं, तो आपको देख लेना। बाकी मैं आपको जल्दी इस वीडियो के बाद एक और जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है गद्यांश और पद्यांश में क्या क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि यार 10 नंबर का टॉपिक होता है गद्यांश और 10 नंबर का होता है पद्यांश। एक भी नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं पद्यांश की, ठीक है। तो पद्यांश आपको कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए 2 गद्यांश आते हैं, 2 गद्यांश भी आते हैं, 2 पद्यांश भी आते हैं, आप सभी जानते हैं। उनमें से आपको एक करना होता है, क्योंकि अथवा में रहते हैं, तो आपको एक से मतलब सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक बनना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। 3 आप कर लीजिए, 3 में से एक आपका आएगा। तो पहला देखिए क्या है, पहला आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर पद्यांश है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। यह देखिए एकदम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, देखिए ये हो गया। अब इसमें आपके देखिए 10 नंबर का आएगा, तो इसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो हम लोग अभी जो है इसको कॉपी में सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास रही कॉपी, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, पहले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आपको बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पर पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, इसके बाद क्वेश्चन है आपका बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो यहाँ पर आपका शब्द आया बिजली का फूल, इससे क्या तात्पर्य, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है ना, इस कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया। इसके बाद चौथा है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है आपको, देखिए इस प्रकार से जो है कलरफुल पेन यूज नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, जैसे आप लोग पहले का आंसर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये आपका चौथे नंबर के अंतर्गत आता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक चौथे में आता है। तो ये मान लीजिए आप लोग प्रश्न क्रमांक चौथे का कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्न क्रमांक यानी कि प्रश्न नंबर आपका ये चौथे के अंतर्गत आता है। अब इसमें आपको लोग चौथे का कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो आप लोग लिखेंगे उत्तर क्रमांक फर्स्ट, क्योंकि पहला नंबर कर रहे हैं आप लोग। इसमें देखिए का खा गा करके कुछ भी आता है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको बता भी चुका हूं। तो यहाँ पर जैसे आपका ये किसका है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर में, तो हम लोग जैसे ये आपका फर्स्ट सेकंड करके आएगा, या तो का खा गा करके आएगा, है ना। तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप इस प्रकार से डालेंगे उत्तर, और इसके बाद क्या है क्रमांक किसका है, तो फर्स्ट नंबर का है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है। और इसके नीचे आप पट्टी के साथ इस प्रकार से जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पाठ का शीर्षक का नाम, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है ना। तो देखिए पाठ का शीर्षक क्या है, ये मतलब कहां से लिया गया है, तो ये आपका श्रद्धा मनु चैप्टर से है। इसके अलावा कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी कि आप इसमें क्या आंसर देंगे, तो आप लोग लिख देंगे, अगर चाहे तो आप संदर्भ भी लिख सकते हैं, ठीक है, संदर्भ भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। संदर्भ क्या होता है, तो आप संदर्भ में लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के जो है श्रद्धा मनु चैप्टर से या शीर्षक से अवतरित है, और इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक। तो देखिए हम लोग जैसे लिख रहे हैं कि प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक आपका क्या है दोस्तों, तो ये हमारा श्रद्धा मनु चैप्टर से, यानी कि इसका आपका जो यहाँ पर देखिए, अब इसको आप चाहें तो ब्लैक से लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक से आपका यूनिक दिखेगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लैक से, यानी कि श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु, ठीक है, इस प्रकार से श्रद्धा मनु। तो ये हमारा ब्लैक से हो गया। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, फिर से ब्लू से लिखिए, श्रद्धा मनु से है, ठीक है, मतलब प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु है, और इसके, ठीक है, इसके यहां पर कवि का नाम बताना है ना, तो लिखेंगे इसके कवि, इसके कवि, कवि। अब देखिए यहां पर कवि का नाम भी आप ब्लैक से लिख सकते हैं ना, तो यहां पर ये भी आपका अलग दिखेगा, कवि आ रहा चाहिए ऐसा करके। तो कवि का नाम क्या है आपका, यहां पर कवि का नाम, तो इसको आप यहां पर नाम तक ब्लू से लिखेगा, और इसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद
हैं। तो इतना आप यहां पर कर दीजिए, बस 2 नंबर आपका पक्का। अगर आप चाहें तो संदर्भ टाइप में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये सिंपल है। इसके बाद कह रहा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो यहां पर आप इसको पढ़िए। क्या कह रहा है कि अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, यानी इसका क्या तात्पर्य है। तो यहां पर आपको देखिए बिजली के फूल का तात्पर्य क्या है, मतलब यहां पर किसके बारे में बताया गया, तो श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है। तो श्रद्धा का मतलब यहां पर कुल मिलाकर इस जो पूरे गद्यांश में उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर क्या किया गया है, तो यहां पर जो श्रद्धा मंदिर के चैप्टर है इसमें जो है आपका श्रद्धा के जो है सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर आप यहां पर कह सकते हैं कि बिजली से जो है इसकी समानता दर्शाई गई, यानी कि बिजली का फूल यहां पर बताया जा रहा है। तो मतलब यहां पर जो है श्रद्धा की सुंदरता के बारे में बताया गया। तो यहां पर आप देखिए किसका है, दूसरे नंबर में। तो देखिए दूसरे नंबर में आप यहां पर देखिए एक लाइन आपको छोड़ देना इसी प्रकार से, और इसके बाद आप यहां से लिखिए, यहां पर आप पटरी की सहायता से लाइन भी खींचेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें करना है अच्छे तरीके से। उत्तर, और इसके बाद क्या है, क्रमांक किसका है, तो यहां पर आपका 2 नंबर का इसमें जो है क्रमांक इस प्रकार से करके यहां पर 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो आप यहां पर क्रमांक कर दीजिए, ये आपका हो गया। अब इसके नीचे फिर से आपको इस प्रकार से कर देना, वहां पर मतलब अच्छी तरीके से सफाई से करना है। यहां पर मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका क्या है, तो बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो यहां पर बिजली के फूल से जो तात्पर्य है वह श्रद्धा के सौंदर्य रूप से, श्रद्धा के जो रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है वही मतलब बिजली के रूप में दर्शाया गया। तो आप कह सकते हैं इसमें कि बिजली के फूल से तात्पर्य है इस प्रकार से, बिजली, ठीक है, बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा के सौंदर्य, है ना, श्रद्धा के सौंदर्य रूप से है, क्योंकि उसकी मतलब सुंदरता का ही वर्णन यहां पर किया गया है। तो श्रद्धा के सौंदर्य रूप से है। तो बस सिंपल से यार, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, छोटी छोटी चीजें यहां पर बतानी होती हैं और बस इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है। तो यहां पर देखिए आपका जो इसमें मतलब जो कविता है इसमें किसके रूप का वर्णन किया गया है, बस यहां पर श्रद्धा के ही रूप का वर्णन किया गया है। क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, मतलब यहां पर सारी चीजें जो बताई गई हैं सब उसी की मतलब एक प्रकार से सुंदरता का ही वर्णन किया गया। तो मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत कविता में, यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपर्युक्त कविता में, तो कविता है तो यहां पर आप लोग इसका आंसर भी इसी प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इसका आपको यहां पर देना है उत्तर क्रमांक 3, ठीक है। तीसरे का उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर क्रमांक ही कर दीजिए यार, बार बार लिख रहा हूं, तो क्रमांक 3 है ना, तीसरे का लिख रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से डालेंगे और पटरी के साथ से आपको अंडरलाइन कर देना। तो आप क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया, तो लिखेंगे आप लोग यहां पर कि प्रस्तुत कविता में दी गई कविता, है ना, तो प्रस्तुत कविता में, ठीक है, प्रस्तुत कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है, तो श्रद्धा के, यानी कि प्रस्तुत कविता में क्या है, श्रद्धा। अब देखिए श्रद्धा शब्द है तो आप इसको ब्लैक से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका अलग दिखेगा, तो लिख सकते हैं श्रद्धा इस प्रकार से ब्लैक से, है ना, श्रद्धा, और यहां पर आप जो है इसमें कॉमा कर दीजिए इस प्रकार से। तो श्रद्धा के सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया, है ना, वर्णन किया गया है। तो देखिए इनको सॉल्व करना काफी आसान किया गया है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता, बाकी हाँ राइटिंग अच्छी बनाना है आपको वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इसमें हमने रेखांकित तो अभी नहीं किया है, लेकिन आपका वहां पर देखिए कोई अंडरलाइन करके दे देगा, जैसे यहां से यहां तक आपका इसमें नीचे जो है लाइन खींच देगा और रेखांकित अंश हो जाएगा। तो मतलब इसमें मैं आपको पूरे का बताता हूं, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, परिधान का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो परिधान का मतलब होता है आपका वस्त्र या कपड़े, है ना, कपड़े या वस्त्र। आप लोग देखिए पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें मिली होंगी। तो यहां पर जो परिधान का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पर नील, नील तो एक कलर है ना, तो बीच सुकुमार, सुकुमार यहां पर मतलब कि जो है उसको बताया गया है कि मतलब यहां पर जो श्रद्धा है उनको जो है एक प्रकार से सुकुमार के रूप में बताया गया है, मतलब सुकुमार शब्द आप समझ सकते हैं ना, काफी कोमल। इसका देखिए खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। लाइन को समझिएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद है देखिए, आपको अगर नहीं भी आ रहा तो आप वहां पर क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए नील परिधान बीच सुकुमार, मतलब जो है नीले या पीले कपड़े
कपड़ों के मध्य, मतलब बीच का मतलब यहाँ पर मध्य में या बीच में, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। वहां पर देखिए ये चीजें यार समझने वाली होती हैं, इनमें बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है कि ये यार नहीं बनेगा किताबी भाषा ही हम यहाँ पर छापें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको थोड़ा सा करना आना चाहिए। हमने भी बोर्ड एग्जाम दिए थे और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा था, बहुत ही अच्छे समझ लीजिए 95+ नंबर मिले, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं बिल्कुल आपको वैसे ही एकदम छापना है, बहुत ही सिंपल तरीके से नंबर मिलेंगे। बस हाँ, लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का पुल, मतलब यहां पर इसका कुल मिलाकर मतलब यही है कि जो श्रद्धा है उसका मतलब रूप सौंदर्य का वर्णन यहां पर पूरा किया गया। तो नीले मतलब कि यहां पर एक प्रकार से कलर है, तो मतलब जो है आप लोग नीले या पीले यहां पर समझ सकते हैं। तो जो ये कपड़ों के मध्य, ठीक है, यानी कह सकते हैं आप जो है नीले कपड़ों के मध्य जो है सुकुमार, मतलब यहां पर जो सुकुमार का मतलब यहां पर है कि श्रद्धा को बताया गया। तो श्रद्धा जो है इस प्रकार से उसका अंग लग रहा है अधखुला अंग, मतलब कि कहीं पर देखिए कपड़े आप लोग पहनते हैं तो क्या होता है पूरे अंग तो ढक नहीं जाते, कहीं कहीं पर खुला रहता है। तो मतलब यहां पर अधखुला का मतलब यही है कि जहां जहां से मतलब अंग दिखाई दे रहा है जो कपड़ों को ढकने के बाद, तो वह इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कि मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मतलब बादलों के जो है मतलब यहां पर मेघ का मतलब क्या हो गया बादल, और वन का मतलब यहां पर वन या जंगल, आप सभी जानते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों के वन में गुलाबी रंग की बिजली चमक रही हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस प्रकार से थोड़ा समझना है, बस उसको लिख देना है, काफी सिंपल होता है, बिल्कुल आसान तरीके से बस अपनी भाषा में लिखना है। इसके बाद यहां पर है ओ वह मुख पश्चिम के वेम बीच जब गिरते हो घनश्याम, तो मतलब यहां पर ये चीज हो गई जैसे ऐसा लग रहा है वो वह मुख पश्चिम के व्योम, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर जो है बिजली का फूल खिल रहा हो। ये चीजें आपको यहां पर बता देना है, बाकी आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस इतना ही आप जो मैंने आपको बताया, बस आप लोग इसको जो है उत्तर क्रमांक 4 डाल के और यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस प्रकार से करना है। बाकी इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा आपका यहां पर एक जो है महत्वपूर्ण पद्यांश है, घिरे रहे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान। दोस्तों देखिए दोनों जो आपके यहां पर पद्यांश मैंने लिए हैं दोनों आपके श्रद्धामनु चैप्टर्स हैं, ठीक है। श्रद्धामनु चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपका बोर्ड एग्जाम में एक आने वाला है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से, फुल एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। अब देखिए तीसरा आपका यहां पर है, तो देखिए इस पर मैंने क्वेश्चन है लिए, क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से आएंगे, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहेगा, बाकी के आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इसके बीच से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर समझ लेना, इतना तो आप कर सकते हैं यार, 12th में आ चुके हैं ना। अब देखिए आपका तीसरा एक काफी इंपॉर्टेंट जो है यहां पर पद्यांश जो कि है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने न देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अव कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। ये दोस्तों कहां से है आपका, तो ये पवन दूतिका से है, ठीक है। पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है उसी से लिया गया। तो आपको पवन दूतिका चैप्टर और आपका श्रद्धामनु चैप्टर, इससे ये जो चीजें मैंने बताया बिल्कुल पढ़ के जाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, और आपका एक 10 नंबर का यहां से आएगा और आपके 10 नंबर दिला के आपको जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपका जो है समाप्त होता है पद्यांश। अब हम लोग देखेंगे इसमें गद्यांश। तो आइए यहां पर गद्यांश को कैसे आपको यहां पर देखिए सॉल्व करना है, सारी चीजें आपको उसको मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए यहां पर आपका एक जो है यहां पर 3 हम लोग इसमें भी देखेंगे, जो कि आपको यहां पर भी ये भी 10 नंबर का आता है ना, 10 नंबर का यह भी आपका पूछा जाता है। तो इसको हम लोग यहां पर 3 जो है देखने वाले हैं। 3 में से आपको पहला जो है समझिएगा थोड़ा सा। पहला वाला क्या कह रहा है, पहला आपका कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। आपको पहचानने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा, मतलब क्या ट्रिक होती है पहचानने की। अगर आप वहां पर नहीं पहचान पाते तो आपका 2 नंबर का लॉस हो सकता है ना, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका शीर्षक और लेखक का नाम पूछ लेता है। तो यहां पर देखिए आपके बाकी के सारे नंबर क्लियर रहते हैं, बाकी 2 नंबर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपका होता है यहां पर पाठ का नाम, मतलब शीर्षक का नाम और जो लेखक है उनका नाम। तो इसके 2 नंबर का आपका लॉस हो सकता है अगर आप नहीं पहचान पाते, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना, ठीक है। यहां पर वह भी मैं आपको तरीका बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि यह कहां से है। तो देखिए ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, ठीक है। किस चैप्टर से है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उसी चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर से समझ लीजिए एक आपका जो गद्यांश है वह आने
आने वाला है, तो इसलिए पहले चैप्टर से सभी जितने भी आपके गद्यांश हैं उनको पढ़ के जाना है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो यार इसको पढ़िए, तो यहां पर देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है, पहली ही लाइन में पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मतलब इसलिए कहा जाता है कि पहले पढ़िए, इसमें ज्यादा कुछ मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आप बेकार में ही मतलब टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आपको पढ़ना है और इसी से आपको आंसर देने हैं। 10 नंबर तो समझ लीजिए एकदम चुटकियों में मिल जाते हैं। तो जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो अनंत होता है। तो हम लोग इसका जैसे आंसर लिखना चाहें तो यहां पर लिखेंगे क्या, तो आप लोग इसका आंसर यहां पर देखिए उत्तर क्रमांक, अब ये तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आप इसमें डाल सकते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, यानी कि तीसरे क्या आता है आपका, तो आपका प्रश्न क्रमांक क्या तीसरा कर रहा है, तो आप लोग तीसरा डाल सकते हैं और इस प्रकार से यहां पर अंडरलाइन, ठीक है, डबल पटरी की सहायता से। तो ये हुआ। अब इसके बाद आप लोग पहले करें यहां पर आपका ये का खागा करके आएगा ना क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग जो है उत्तर क्रमांक का डाल सकते हैं, क्योंकि पहले का लिख रहे हैं तो यहां पर आप डालेंगे इसमें इधर की तरफ उत्तर पटरी की सहायता से। आपको लाइन ये सारी चीजें देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। तो उत्तर क्रमांक आपको यहां पर डालना है और इसके बाद क्या है पहले का कर रहे हैं तो आप पहले डाल दीजिए और इसका आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जन का प्रवाह कैसा होता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो बस इतना सा लिख देना, बहुत ही समझ यार छोटे बच्चों की तरह का ये आंसर है। तो लिखेंगे आप लोग कि जन का, ठीक है, जन का प्रवाह, यानी कि प्रवाह शब्द आया ना, तो यहां पर हाँ, तो प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। जन का प्रवाह अनंत, ठीक है, अनंत होता है। तो पहला में समझ लीजिए यार 2 नंबर इसी में मिल जाएंगे, ठीक है, होता है। अब इसके बाद आपको ज्यादा बढ़ा के नहीं लिखना, आप सोचे कि यार इसको आगे तक हम उतार दें, ज्यादा नहीं, बस आपको सिंपल सा जो है जितना पूछा जाए सिर्फ उतना देना, ज्यादा आपको वहां पर बिल्कुल नहीं लिखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए सेकंड क्वेश्चन करा कि प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो ये मैंने आपको बताया कि कहां से लिया गया है, तो ये आपका जो है राष्ट्र का स्वरूप से है और इसके जो लेखक है वासुदेव अग्रवाल जी हैं। तो यानी इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, आपको एक लाइन छोड़ देना और इसमें लिखना उत्तर क्रमांक दूसरा, यानी कि आप लोग जो किसका लिख रहे हैं, तो उत्तर क्रमांक, ठीक है, उत्तर क्रमांक सेकंड या खा करके जो भी आए, मतलब खा करके आए फर्स्ट सेकंड दो भी एबीसीडी जो भी आए क्वेश्चन पेपर में, उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर मतलब प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि आप लोग चाहे तो इसमें संदर्भ लिख सकते हैं या आप लोग आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग लिखते हैं जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश जो पाठ का शीर्षक है यह राष्ट्र का स्वरूप है इसका, तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश के पाठ का शीर्षक इस प्रकार से यहां पर देखिए। इसमें आपको क्या करना है, फिर से मैंने बताया कि ब्लैक पेन से आपको यहां पर ध्यान देना है। तो आपको इसमें चाहे तो जैसे आप आगे जगह नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप ब्लैक पेन से, ठीक है, पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, ऐसा करके आपको इसको जो है लिख देना है ना, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके जो है मतलब लेखक कौन है, तो आप लिख सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप है। अब इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको भी ब्लैक से लिख दीजिए, तो यहां पर लिखेंगे वासुदेव, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका जो है 2 नंबर का ये क्वेश्चन कर दिया। अब बाकी आपका यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आती है और भी क्वेश्चन है, तो व्याख्या कैसे करनी है। देखिए व्याख्या में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ रही है। क्या होता है देखिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार। जैसे आप समझिए इसमें कि जन का प्रवाह अनंत होता है। अनंत का मतलब क्या होता है, पहली बात ये समझिए आप, अनंत का मतलब ये होता है जहां पर कोई अंत ही ना हो किसी चीज का, मतलब लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे, उसका अंत ही ना हो। जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा शाश्वत। शाश्वत शब्द क्या होता है, लगातार चलता ही रहता, चलता ही रहे, ठीक है। तो अनंत का मतलब यहां पर क्या है कि ये क्या है, चलता ही रहे, अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें अनंत की मीनिंग को चेंज कर देंगे। समझ में आया कुछ। जैसे नेक्स्ट देखिए, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। मतलब दोस्तों सहस्र का मतलब क्या होता है, यहां पर आप कर सकते हैं हजारों, मतलब यहां पर इसकी भी मीनिंग आपको चेंज कर देना है। तो मैंने आपको कई बार ही बताया है कि आपको सिर्फ यहां पर मीनिंग्स को थोड़ा थोड़ा यहां पर चेंज कर देना है, बाकी अपनी भाषा में आपको लिख देना है। जैसे
अगर आप चाहें तो पहला क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो आप लिखेंगे कि राष्ट्र में जो है जो लोगों का मतलब आना जाना है, या मतलब कि एक प्रकार से प्रवाह का मतलब क्या होता है, निरंतर चलते रहना किसी चीज का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नदियों का जल क्या है, नदियों का जल का प्रवाह बढ़ रहा है, मतलब जल जो है क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता, चलता रहता, एक जगह स्थिर तो नहीं रहता। तो प्रवाह का मतलब यही होता है कि लोगों का जो प्रवाह या आना जाना है या कुछ भी चीजें आप समझ कर चलिए इसमें, तो क्या होता है वह हमेशा बढ़ता रहता, अनंत है, मतलब कि कभी खत्म नहीं होता। सहस्र का मतलब हजारों। ये थोड़ी थोड़ी सी मीनिंग्स को आपको चेंज कर देना है, बाकी आपको लिख देना है उसी प्रकार से। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं तब आपको बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं लेना, और ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बस आपको प्रॉब्लम यहां पर आती है जो पहचान नहीं पाते, और इसके अलावा जो जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ा, जो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें, तो यहां पर आप लोग पढ़िए इसमें कि जैसे यहां पर कह रहा है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य की रश्मियों से जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो राष्ट्रीय जनजीवन भी अमर हो रहा है। तो यहां पर आप लोग इसमें देखिए, इसको जो है जो पढ़ लीजिए, और इस वाक्यांश को उठाकर आप लोग इसका आंसर बना दीजिए इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आपको करना है। बाकी आपका देखिए नेक्स्ट आपका देखिए इंपॉर्टेंट एक और है, जो है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, और उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है, और डस करके इसका आवश्यक धर्म है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से। इसके बाद तीसरा आपका भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण। तो इसको भी आपको पढ़ लेना यहां पर आवश्यकता तक। ये कहां से, तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है। तो तीन ये आपको गद्यांश बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। इसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत में देखिए मैं आपको 5 श्लोक बताने वाला हूं। श्लोक आपको देखिए क्या करना है, यहां पर इन श्लोक को बिल्कुल पढ़ लेना है हिंदी अनुवाद के साथ। जैसे आपका पहला है, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमतान व्यसनेन चा मूर्खनाम निद्रा कलहन वा। इसका मतलब क्या होता है, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीमताम मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं, जो उनका समय किसमें जाता है, तो काव्य शास्त्रों को मतलब चिंतन करने में या काव्य शास्त्रों की चर्चा करने में उनका समय व्यतीत होता है। इसके विपरीत देखिए व्यसनेन चा मूर्खनाम, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय किसमें जाता है, तो व्यसन करने में, निद्रा यानी सोने में, कलहन में लड़ाई झगड़ा करने में। तो मतलब ये आपका देखिए काफी सिंपल है यार, इनमें कुछ भी नहीं, आप बेकार में बिल्कुल एकदम टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आपको इसमें दिमाग बस इस्तेमाल करना थोड़ा सा, और बस आपको अपनी भाषा में लिखना। मैं कई बार बता चुका हूं, अपने अनुसार आप लिखे, कोई दिक्कत नहीं कि बुक में क्या लिखा था, क्या चीजें थी, इसको भूल जाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए दूसरा, विद्या विवाद धनम मदा शक्ति परिश्रम परिपीड़ना खलस साधु विपरीत में ज्ञान दाना च रक्षणा। तो इसमें आपको इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम परिपीड़ना खलस, यानी जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए, विवाद यानी लड़ाई झगड़ा के लिए, धन जो होता है वह घमंड के लिए, शक्ति जो होती है दूसरों को परेशान करने के लिए। इसके बाद विपरीत यानी विपरीत में ज्ञानाय दाना च रक्षणा साधु, सज्जन लोग जो होते हैं उनकी जो विद्या होती है वह क्या होती है, दूसरों को ज्ञान के लिए, ज्ञान देने के लिए, अच्छा मतलब सिखाते हैं। धन जो होता है वह क्या होता है, दान के लिए। जो शक्ति होती है वह क्या होती है, दूसरों की रक्षा के लिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे, बस छाप देंगे अपनी भाषा में। इसके बाद है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा हेतु सर्व विद्या नाम धर्म सच्चा धन सच्चा। देखिए इस प्रकार से यहां पर जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा, यानी जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़ा भरता है उसी प्रकार सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्म सच्चा धन सच्चा। ठीक इसी प्रकार से विद्या की बात करी जाए तो विद्या भी क्या होती है, धीरे धीरे अर्जन करने से जब हम लोग अभ्यास करेंगे तभी तो हमें आएगा। तो यही होता है कि जिस प्रकार से जल एक एक बूंद से जो है घड़े को भर देता है, उसी प्रकार से विद्या है, धर्म भी है। अगर धर्म का आकार अच्छा करेंगे धीरे धीरे तो एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से धन भी है। धन अगर आप चाहें कि एक दिन में हम लोग मतलब करोड़पति बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि धीरे धीरे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए चौथा, सुखार्थी ना कुतो विद्यार्थी ना सुखम सुखार्थी वाते देत विद्याम विद्यार्थी वाते देत सुखम। चौथा एकदम समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर 5 श्लोक आप पढ़ के जाइए, बिल्कुल एकदम बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर
छाप के आइए। इसके बाद है उदय सविता ताम्र स्तंभ एवास्तमेति चा संपत्तियों चा विपत्तियों चा महात्म्य एक रूप नाम। तो ये दोस्तों 5 श्लोक हैं, पांचों को पढ़ लेना है, पांचों सुभाषित रत्नानी चैप्टर से हैं। और इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो संदर्भ को थोड़ा सा आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। संदर्भ में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना कर देना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के अंतर्गत संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, इतना कर देना है बस। और इसका अनुवाद तो आप समझते ही, मैं बता ही चुका हूं। और देखिए इसके बाद आपको संस्कृत गद्यांश की बात करें तो संस्कृत भाषा महात्म चैप्टर को आप लोग रट लीजिए बिल्कुल 10 से यहां पर 7 नंबर आपका एक जो है आपका गद्यांश इससे आ जाएगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अभी पढ़ लेना, ठीक है, अभी, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। और जल्द ही एक वीडियो में आपको लाने वाला हूं जो कि आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्रामर पोर्शन के ऊपर, तो उसको आपको जल्द ही देखना है। तो चलिए तब तक आप इसको तैयार करिए। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।